गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक के अंतर्गत पिछले वीडियोज़ में हमने उसके जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं, उसकी अध्ययन पद्धति, उसका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एवं उसके संपत्ति विषयक विचारों का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में जॉन लॉक के समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। लॉक के राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसके द्वारा लॉक ने इंग्लैंड में हुई 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के औचित्य को ठीक ठहराया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत सबसे पहले होब्स ने प्रतिपादित किया, परंतु लॉक ने इसे उदारवादी आधार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉक भी होब्स के इस विचार से सहमत था कि राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है, दैवी इच्छा की नहीं। लॉक के इस सिद्धांत का विवरण उसकी प्रमुख पुस्तक शासन पर 2 निबंध टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में मिलता है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक शांतिप्रिय प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सम्मान और स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं था। होब्स मनुष्य को स्वार्थी मानता है, जबकि लॉक ऐसा नहीं मानता और एक शांत और संपन्न जीवन जीना चाहता था। अतः प्राकृतिक अवस्था शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से भ्रातृत्व और न्याय की भावना का साम्राज्य था। प्राकृतिक अवस्था को शासित करने के लिए प्राकृतिक कानून था। प्राकृतिक कानून पर शांति एवं व्यवस्था आधारित होती थी, जिसे मनुष्य अपने विवेक द्वारा समझने में समर्थ था। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को ऐसे अधिकार प्राप्त थे जिसे कोई वंचित नहीं कर सकता था। लॉक ने इन तीनों अधिकारों को मानवीय विवेक का परिणाम कहा है। ये 3 अधिकार जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार हैं। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की कुछ कमियां थी, इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए समझौता किया गया। पहली कमी है प्राकृतिक अवस्था में नियम स्पष्टता का अभाव था। उसमें कोई ऐसी निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं थी जिसके द्वारा उचित अनुचित का निर्णय हो सके। इस अवस्था में लिखित कानून के अभाव में सदैव कानून की गलत व्याख्या की जाती थी। दूसरी कमी, इस अवस्था में यानी प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायाधीशों का अभाव था। और तीसरा, इस अवस्था में न्याय युक्त निर्णय लागू करने के लिए कार्यपालिका का अभाव था। अतः प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली असुविधाओं एवं कठिनाइयों से बचने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया। लॉक के अनुसार समझौते का स्वरूप सामाजिक है। लॉक का सामाजिक समझौता 2 बार हुआ है। पहले समझौते द्वारा मनुष्य ने राजनीतिक व नागरिक समाज की स्थापना की। इससे मानव ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का अंत किया। दूसरे समझौते द्वारा जन सहमति से शासक नियुक्त किया गया। शासक नागरिक समाज के एक ट्रस्टी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस समझौते के अनुसार मनुष्य अपने सारे अधिकार नहीं छोड़ता, केवल प्राकृतिक अवस्था की अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक कानून की व्याख्या और क्रियान्वयन के अधिकार को छोड़ता है। यह समझौता निरंकुश राज्य की उत्पत्ति नहीं करता है। लॉक के इस समझौते के अनुसार 2 समझौते हुए। पहला समझौता जनता के बीच और दूसरा समझौता जनता व शासक के बीच। संप्रभु पहले में शामिल नहीं था, इसलिए वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझौते की प्रमुख विशेषताएं। लॉक के अनुसार 2 बार समझौता हुआ। प्रथम समझौते द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना होती है। यह समझौता सभी व्यक्तियों की स्वीकृति पर आधारित होता है। तीसरा, यह समझौता अखंडीय है। चौथा, इस समझौते के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी इसको मानने को बाध्य है।
पांचवा, इस समझौते द्वारा व्यक्ति अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करता है, सभी अधिकारों का नहीं। इस समझौते से नागरिक समुदाय का जन्म होता है, सरकार का नहीं। लोक के अनुसार प्रकृति के कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने वाला शासक स्वयं भी उससे बाधित है। लोक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत शासक को जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। 9वीं विशेषता है, नागरिक समाज सामाजिक समझौते द्वारा शासन के 2 अंगों विधानसभा तथा कार्यपालिका की स्थापना करता है। लोक ने व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना की। इस समझौते के द्वारा यह समझौता प्राकृतिक कानून का अंत नहीं करता है। लोक के सामाजिक समझौते की आलोचनाएं। पहली आलोचना यह है कि यह अस्पष्ट और अनिश्चित है। दूसरी आलोचना यह है कि यह अनैतिहासिक एवं काल्पनिक है। तीसरी आलोचना, लोक ने राज्य और शासन में अंतर करते हुए व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की स्थापना की है, किंतु आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव शासन से पूर्णतया अपरिचित थे। चौथी आलोचना है, यह सिद्धांत राज्य के पूर्व समझौते की कल्पना करता है, परंतु राज्य की स्थापना के बाद ही समझौते किए जा सकते हैं। लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत विरोधाभासों से परिपूर्ण है। यह एक तरफ सर्वसम्मति की बात करता है और दूसरी ओर बहुमत के शासन का समर्थन करता है। छठी आलोचना है कि लोक समझौते का आधार सहमति को मानता है, परंतु इतिहास में ऐसे कई राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल एवं शक्ति के आधार पर बने हुए नष्ट हुए हैं। लोक ने बार बार मूल समझौता शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया। तो इस प्रकार लोक के सामाजिक समझौते की कई आलोचनाएं की गई। अनेक विचारकों ने कहा कि लोक में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कार्य तो पहले भी कई दार्शनिकों द्वारा संपन्न हो चुका है, परंतु लोक के समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने इसे सुनिश्चितता प्रदान की। उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा को स्वीकार किया। बाद वाली वीडियो ने उसके इस सिद्धांत को बहुत पसंद किया। उनके उदारवादी विचारों ने लोक को मध्य वर्गीय क्रांति का सच्चा प्रवक्ता बना दिया था। उसके इस सिद्धांत ने परवर्ती राजनीतिक चिंतकों को प्रभावित किया। इस प्रकार लोग एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विचारक है। तो आज हमने लोक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।